नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम आपको ले चलेंगे करीब एक सदी पहले की तिब्बत यात्रा पर, वो भी हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम राहुल सांकृत्यायन के साथ। ये सिर्फ एक सफ़र की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस दौर के तिब्बत के समाज, वहाँ के भूगोल, लोगों की जिंदगी, सबकी एक आप कह सकते हैं झलक है। हाँ, और ये कहानी उन विद्यार्थियों के लिए तो खास तौर पर मज़ेदार होगी जो अपनी पढ़ाई में लासा की ओर पाठ पढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस यात्रा के जो ज़रूरी पड़ाव हैं, जो अनुभव हैं, उन्हें इस तरह से समझें कि पाठ और भी आसान लगे और मज़ा आए पढ़ने में। हाँ, बिल्कुल। तो फिर शुरू करें ये सफ़र। जरूर। सबसे पहले लेखक के बारे में ही थोड़ी बात हो जाए। राहुल सांकृत्यायन। महापंडित राहुल सांकृत्यायन। हाँ, महापंडित। इनका असली नाम तो केदार पांडे था, है ना? जी हाँ, 1893 में जन्म हुआ आजमगढ़ में। बाद में जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तब वे राहुल सांकृत्यायन कहलाए। और महापंडित क्यों कहते थे इन्हें? मतलब अरे, भाषाओं के ज्ञाता थे। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, उफ, कितनी सारी भाषाएं जानते थे। सच में? हाँ, इसीलिए तो महापंडित कहलाए। ज्ञान की ऐसी प्यास, और लिखा भी कितना। सिर्फ यात्रा की बातें नहीं, कहानियां, उपन्यास, जीवनियां, दर्शन। कहते लगभग 150 किताबें लिखी उन्होंने। 150 किताबें? कमाल है। जी और यात्राओं के तो इतने शौकीन कि एक तरह से ये घुमक्कड़ी का शास्त्र ही लिख डाला। बिल्कुल। और उसमें ये बात साफ कही कि घूमने का मतलब सिर्फ कहीं पहुंचना नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि रास्ते का अनुभव, जो आप सीखते हैं, जो अलग अलग संस्कृतियों से मिलते जुलते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। सही बात है। और इसी सोच के साथ उन्होंने 1929-30 में अपनी पहली तिब्बत यात्रा की थी। ये जो पाठ है लासा की ओर, उसी यात्रा का एक हिस्सा है। पर एक मिनट, उस समय तो शायद भारतीयों का तिब्बत जाना मना था। अंग्रेजी हुकूमत थी। हाँ, बिल्कुल मना था। तो फिर लेखक गए कैसे? यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। उन्होंने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया। वो एक भिखमंगे के वेश में गए। भिखमंगे के? हाँ, छद्म वेश जिसे कहते हैं। क्योंकि सीधा रास्ता तो बंद था, तो उन्हें नेपाल के रास्ते जाना पड़ा। वो रास्ता उस वक्त खुला था, व्यापार के लिए भी और सेना के लिए भी। ओ अच्छा, मतलब वो कोई आसान रास्ता नहीं था, सैनिक मार्ग भी था। तो चौकियां, किले वगैरह। हाँ, बिल्कुल। लेखक ने रास्ते में पुरानी चीनी फौजी चौकियों और किलों के खंडर देखे भी थे। तो जाहिर है ये रास्ता हमेशा से बहुत जरूरी रहा होगा। और इस मुश्किल सफर में वो अकेले नहीं थे। उन्हें एक साथी भी मिला, सुमति। सुमति? हाँ, एक मंगोल भिक्षु थे। उनका असली नाम तो कुछ और था, लोबजंग शेख, पर लेखक ने उन्हें सुमति नाम दिया था। सुमति को रास्ते की, वहां के रीति रिवाजों की अच्छी जानकारी थी और उनकी जान पहचान भी बहुत थी। अच्छा, तो ये मददगार साबित हुए होंगे। बहुत। तो जब ये लोग मतलब भिखमंगे के वेश में तिब्बत पहुंचे, तो वहां का समाज कैसा लगा लेखक को? कुछ बातें तो बड़ी अच्छी बताई हैं उन्होंने। हाँ, कुछ चीजें तो काफी अलग थीं। शायद उस समय के भारतीय समाज से ज्यादा खुली हुई भी। जैसे उन्होंने देखा कि वहां जाति पातिये या छुआछूत जैसी बातें बिल्कुल नहीं थी। सच में? हाँ, और औरतें पर्दा भी नहीं करती थीं। अब सोचिए, वो खुद एक ऐसे समाज से गए थे जहां ये सब कितना ज्यादा था, तो उन्हें कितनी हैरानी हुई होगी। यकीनन। और वो जो लिखा है कि अनजान लोग भी किसी के घर जाकर चाय बनवा सकते थे, ये तो मतलब गजब की मेहमान नवाजी है। हाँ, ये बात वाकई काफी दिलचस्प है। बस आपको क्या करना था, अपनी झोली से चाय की पत्ती निकाल कर देनी थी। घर की कोई भी महिला, बहू हो या सास, वो आपके लिए चाय बना देंगी। और चाय भी खास होती थी शायद। हाँ, वो मक्खन और सोडा नमक डालकर बनाते थे। एक बर्तन होता था चोंगी, उसमें कूट कर तैयार करते थे। और फिर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में, जिसे खौंटी कहते हैं, उसमें देते थे। वाह। और अगर किसी को डर हो कि भाई मेरा मक्खन बचाया जा रहा है, हाँ हाँ, तो आप खुद रसोई में जाकर अपनी चाय मथ सकते थे। क्या बात है, कितनी सादगी, कितना भरोसा। बिल्कुल। लेकिन हाँ, इस खुलेपन की भी एक सीमा थी। लेखक ने यह भी महसूस किया कि जो बहुत ही मतलब फटेहाल दिखने वाले भिखमंगे होते थे, उन्हें लोग थोड़ा शक की नज़र से देखते थे। चोरी के डर से घर के अंदर आने में हिचकिचाते थे। अच्छा, तो एक तरह का संदेह निचले तबके के लिए था। हाँ, वो था। यानी कपड़ों का, वेशभूषा का असर तो था। बिल्कुल था। और ये लेखक ने खुद अनुभव किया। इसी यात्रा में जब वो भिखमंगी के वेश में थे, तो थोंगला पार करने से पहले
जो आखिरी गांव आया वहां सुमति की जान पहचान के कारण उन्हें रहने की अच्छी जगह मिल गई। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके 5 साल बाद जब वो दोबारा उसी रास्ते से आए, पर इस बार एक भद्र यात्री बनकर, मतलब अच्छे कपड़ों में घोड़े पर सवार होकर, तो उन्हें रहने को अच्छी जगह नहीं मिली। अरे ये क्या? हाँ, उन्हें गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में रात गुजारनी पड़ी। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? शायद 2 वजह हो सकती हैं। एक तो जैसा लेखक ने खुद सोचा, हो सकता है कि वो शाम के वक्त पहुंचे हों और शाम को वहां कई लोग छंग पी लेते थे। चंग, ये क्या है? वो वहां की एक स्थानीय ड्रिंक होती है, जौ या चावल से बनी हल्की शराब कह सकते हैं। तो वो पीकर लोग मस्त हो जाते थे, उन्हें होश नहीं रहता था। तो शायद शाम को पहुंचे अच्छे कपड़ों वाले यात्री पर किसी ने ध्यान ही न दिया हो। अच्छा, ये हो सकता है। और दूसरी वजह शायद ये भी हो कि पहली बार सुमति साथ थे जिनकी पहचान थी, दूसरी बार वो शायद अकेले थे या किसी और के साथ। तो हो सकता है जान पहचान का असर वेशभूषा से ज्यादा रहा हो। ये बात तो है। जान पहचान तो हर जगह काम आती है। खैर, चलिए अब जरा यात्रा की मुश्किलों पर आते हैं। सबसे खतरनाक हिस्सा कौन सा बताया है? वो था डांडा थोंगला। तिब्बत में डांडे मतलब खतरनाक, ऊंची जगह, और थोंगला शायद सबसे ज्यादा खतरनाक था। सोचिए, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई। बाप रे, इतनी ऊंचाई पर तो मीलों तक कोई गांव घर नहीं होता होगा। बिल्कुल वीरान। बिल्कुल वीरान, आबादी का नामो निशान नहीं। और रास्ता भी ऐसा घुमावदार कि नदियों के मोड़, पहाड़ों के कोने, दूर तक कोई आदमी नजर ना आए। ऐसी जगह तो फिर डाकुओं के लिए एकदम सही, महफूज जगह छुपने के लिए, लूटपाट करने के लिए। हाँ। और ऊपर से एक और बड़ी समस्या थी। तिब्बत में उस समय हथियार रखने पर कोई रोक टोक नहीं थी, कोई कानून नहीं था। लोग पिस्तौल, बंदूक ऐसे लेके घूमते थे जैसे हम यहाँ लाठी लेकर चलते हैं। अरे बाप रे, तब तो डाकुओं का डर बहुत ही ज्यादा रहा होगा। बहुत ज्यादा। और वहां के डाकू बड़े खतरनाक थे। वो पहले आदमी को मार देते थे, उसके बाद देखते थे कि उसके पास कुछ लूटने लायक है भी या नहीं। पहले मार देते थे? शायद इसलिए क्योंकि अगर वो लूटने के बाद जिंदा छोड़ दें तो पकड़े जाने का डर रहता था, और सरकार भी पुलिस या खुफिया विभाग पर ज्यादा खर्च नहीं करती थी। फिर ऐसी वीरान जगहों पर कोई गवाह मिलना तो नामुमकिन था। तो फिर ऐसी खतरनाक जगह पर लेखक और सुमति क्या करते थे? जान कैसे बचाते थे? उन्होंने एक तरकीब निकाली थी। जैसे ही उन्हें कोई शक वाला आदमी या कोई डरावनी सूरत दिखती, वो फौरन अपनी टोपी उतारते, जीभ बाहर निकालते और कूची कूची मतलब दया दया कहते हुए भीख मांगने लगते थे। क्या गजब का तरीका। हाँ, कि भाई हम तो गरीब भिखारी हैं, हमारे पास क्या मिलेगा। सही है। भिखारियों को कौन लूटता है? आमतौर पर नहीं लूटते। तो ये भिखमंगे का वेश यहाँ जान बचाने के भी काम आ गया। कमाल है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पहाड़ की चढ़ाई थी, सामान भी था पीठ पर, तो लेखक ने घोड़े लेने का सोचा होगा। हाँ, लंकोर तक पहुंचना था, चढ़ाई काफी थी। तो उन्होंने सुमति से कहा कि 2 घोड़े किराए पर ले लेते हैं, सामान भी उन पर रख देंगे और चढ़ाई भी आसानी से कट जाएगी। ठीक, घोड़े मिल गए। हाँ, घोड़े मिल गए। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हो गई शायद। हाँ, गड़बड़ ये हुई कि लेखक को जो घोड़ा मिला वो कुछ ज्यादा ही आलसी निकला। अच्छा। बहुत धीरे धीरे चल रहा था। अच्छा। लेखक को लगा बेचारा चढ़ाई से थक गया होगा, तो उन्होंने उससे मारा भी नहीं। नतीजा ये हुआ कि वो अपने साथियों से, खासकर सुमति से, बहुत पीछे रह गए। ओहो, और सिर्फ पीछे ही नहीं रहे, मुझे लगता है रास्ता भी भटक गए थे। हाँ बिल्कुल, आगे एक जगह से 2 रास्ते फूट रहे थे। लेखक ने ध्यान नहीं दिया और बाएं रास्ते पर मुड़ गए। कोई मील 1.5 मील चले गए होंगे, तब किसी से पूछा तो पता चला कि अरे, लंकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था। तब तो बड़ी देर हो गई होगी। हाँ, फिर वापस आए, सही रास्ता पकड़ा, काफी वक्त लग गया इसमें। सुमति तो इंतजार कर रहे होंगे बेचारे। हाँ बिल्कुल। जब लेखक शाम के 4-5 बजे के करीब लंकोर पहुंचे तो सुमति इंतजार करते करते गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। गुस्सा? हाँ, कहते हैं मंगोलों का मुंह वैसे भी लाल होता है, और सुमति तो उस वक्त पूरे गुस्से में थे। आते ही बोले, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय गरम की। कंडे मतलब वो उपले? हाँ, गाय भैंस के गोबर के सूखे उपले जो ईंधन के काम आते हैं। तो लेखक ने क्या कहा फिर? लेखक ने भी बड़े आराम से, नरमी से जवाब दिया कि भाई इसमें मेरा क्या कसूर, ये घोड़ा ही इतना धीमा मिला, मुझे तो लग रहा था रात तक पहुंचूंगा। खैर, सुमति की एक अच्छी बात थी। क्या? गुस्सा जितनी जल्दी आता था उतनी जल्दी चला भी जाता था। तो वो मान गए, ठंडे हो गए। चलो, ये अच्छा था। ये सुमति का किरदार भी बड़ा मजेदार लग रहा है। उनके वो यजमान वाली बात क्या थी? गंडे वगैरह? हाँ, सुमति के जान पहचान बहुत थी। उनके यजमान मतलब जिनके यहाँ वो पूजा पाठ करवाते थे, आसपास के कई गांवों में थे।
और सुमिति उन्हें बोधगया से लाए कपड़े की पतली पतली फाड़ी हुई बत्तियों के गंडे बनाकर देते थे। इन पर वो कुछ मंत्र पढ़ देते थे और लोग मानते थे कि ये आशीर्वाद है, इसे पहनने से भला होगा। अच्छा, और ये गंडे कभी खत्म ही नहीं होते थे? यही तो मजेदार बात है। जब बोधगया वाला असली कपड़ा खत्म हो जाता तो सुमति किसी भी सादे कपड़े से वैसी ही बत्तियां फाड़कर उन्हें ही बोधगया का गंडा बताकर दे देते थे। हाँ, क्या जुगाड़ था। हाँ, उनका काम चल जाता था। तो लेखक को चिंता हुई कि अगर सुमति आसपास के गांव में गंडे बांटने निकल गए तो हफ्ता 10 दिन तो यहीं लग जाएंगे। हाँ, यात्रा में देर हो जाती। हाँ, तो लेखक ने रोका उन्हें। हाँ, लेखक ने उनसे कहा कि देखो, जिस गांव में हम ठहरे हैं बस यहीं गंडे बांट दो, आसपास के गांव में मत जाओ। इसके बदले जब हम ल्हासा पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। अच्छा। सुमति मान गए। शायद उन्हें भी जल्दी ल्हासा पहुंचना था और पैसे भी मिल रहे थे, तो क्यों नहीं मानते। ठीक है, अब जरा तिब्बत की जमीन जायदाद की व्यवस्था पर आते हैं। वो कैसी थी उस जमाने में? उस समय तिब्बत की ज्यादातर जमीन जागीरों में बटी हुई थी। मतलब बड़े बड़े जमींदार थे, जागीरदार। और इन जागीरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मठों के पास था, मतलब बौद्ध विहारों के नियंत्रण में। तो मठ काफी शक्तिशाली रहे होंगे। बहुत ज्यादा। हर जागीरदार अपनी जागीर के कुछ हिस्से पर खुद भी खेती करवाता था। और मजे की बात ये कि इसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। बेगार मतलब बिना पैसे दिए काम? हाँ, बिना मजदूरी दिए काम करने वाले लोग। और खेतीबाड़ी का सारा इंतजाम देखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए मठ की तरफ से एक भिक्षु को भेजा जाता था। उसे नमसे कहते थे। नमसे? हाँ, और इस नमसे का अपनी जागीर के इलाके में रुतबा किसी राजा से कम नहीं होता था। अच्छा, इसी सिलसिले में लेखक शेखर विहार भी गए थे, है ना? वहां का अनुभव कैसा रहा उनका? हाँ, वो और सुमति शेखर विहार पहुंचे थे। वहां के जो मुखिया भिक्षु थे, नमसे, वो बहुत ही सज्जन भले आदमी थे। लेखक उस समय भी थे तो भिखमंगे के ही वेश में, लेकिन नमसे उनसे बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से मिले। इससे पता चलता है कि वो आदमी की बाहरी शक्ल नहीं, बल्कि उसके अंदर के गुण देखते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और शेखर विहार में लेखक को कुछ खास मिला था, कुछ ऐसा जिससे वो बहुत खुश हुए। हाँ, बहुत खास। वहां मंदिर में उन्हें बुद्ध के वचनों के अनुवाद की हाथ से लिखी हुई पोथियां मिली। इन्हें कंजोर कहते हैं। कंजोर? हाँ, और एक दो नहीं, पूरी 103 पोथियां। अब आप सोचिए, राहुल सांकृत्यायन जैसे ज्ञान के प्यासे इंसान के लिए ये किसी खजाने से कम था क्या? 103 हाथ से लिखी पोथियां? बाप रे! ये कैसी थी देखने में? भारी वगैरह? बहुत भारी, मोटे, अच्छे कागज पर बड़े सुंदर अक्षरों में लिखी हुई थीं। लेखक ने अंदाजा लगाया कि हर पोथी का वजन कम से कम 15 सेर रहा होगा। 15 सेर? मतलब करीब 14 किलो की एक पोथी? हाँ, लगभग। तो सोचिए, 103 पोथियां और हाथ से लिखी हुई। लेखक तो बस वहीं खो गए होंगे। बिल्कुल। वो उन पोथियों को देखकर इतने मग्न हो गए, इतने खुश हुए कि उन्होंने बाद में लिखा भी, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर था? क्या बात है। हाँ, मतलब वो पूरी तरह उन्हीं में डूब गए थे। तभी जब सुमति ने आकर पूछा कि क्या मैं आसपास के यजमानों से मिलाऊं, तो लेखक ने फौरन हाँ कर दी, ताकि उन्हें शांति से वो पोथियां देखने का मौका मिले। बिल्कुल। उस वक्त उनके लिए आगे जाने से ज्यादा जरूरी वो ज्ञान का भंडार हो गया था। ये बात उनके घुमक्कड़ शास्त्र वाली सोच से भी मिलती है कि यात्रा का असली मकसद अनुभव और ज्ञान है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इस यात्रा वृत्तांत में मौसम और नज़ारों का भी जिक्र है क्या? तिब्बत का भूगोल कैसा था? हाँ, काफी अच्छा वर्णन किया है। जैसे डांडाथोंगला के ऊपर से जब दक्षिण की तरफ देखो तो हिमालय की हजारों बर्फ से ढकी चोटियां दिखती थीं। शानदार नजारा। लेकिन दूसरी तरफ यानी उत्तर की ओर पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न उन पर बर्फ, न कोई पेड़ पौधे, हरियाली। बड़ा अजीब सा कॉन्ट्रास्ट था। हाँ, ये तो है। और सबसे ऊंची जगह पर कुछ खास था? वहां डांडे के देवता का स्थान बना हुआ था। पत्थरों का ढेर था, जानवरों के सींग लगे हुए थे और रंग बिरंगी कपड़ों की झंडियां बंधी हुई थीं, जो उनकी लोक आस्था को दिखाता है। और तिब्बत की धूप के बारे में भी कुछ अजीब सी बात लिखी है उन्होंने। हाँ, वो काफी अनोखी है। लेखक बताते हैं कि तिब्बत में धूप बहुत तेज होती है, सीधी चुभने वाली। इतनी तेज कि अगर आप किसी मोटे कपड़े से अपना सिर और चेहरा ढक लें तो गर्मी से काफी राहत मिल जाती है। अच्छा। पर सबसे अजीब बात ये थी कि दोपहर के समय अगर आप सूरज की तरफ मुंह करके चल रहे हैं
तो आपका माथा धूप से जलने लगता है, लेकिन आपका जो पिछला हिस्सा है, पीठ और कंधे, जो छाया में है, वो बर्फ की तरह ठंडा महसूस होता है। एक ही समय में जलना और जमना, है ना अजीब? बिल्कुल। यात्रा के अंत में वे कहाँ पहुंचे थे? आखिर में वे तिंजरी के एक बहुत बड़े खुले मैदान में पहुंचे। वो मैदान चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कोई टापू हो, और मैदान के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी दिखती थी जिसका नाम था तिंगरी समाधिगिरी। तो ये थी पूरी यात्रा की कहानी एक तरह से। अच्छा, अब इतनी सारी बातें हो गईं, अगर हम सोचें कि इस पार्ट से जुड़ी कौन सी वो खास बातें हैं जो परीक्षा के लिए, खासकर 9वीं क्लास के बच्चों के लिए समझनी जरूरी हैं, तो क्या होंगी? जैसे एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि लेखक ने भिखमंगी का वेश क्यों अपनाया था? हाँ, तो इसका जवाब सीधा सा है, क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की इजाजत नहीं थी। इसलिए पहचान छिपाकर नेपाल के रास्ते जाने के लिए ये वेश जरूरी था। ठीक है। और उस समय के तिब्बती समाज की खास बातें क्या-क्या थीं? मतलब अच्छी और शायद उतनी अच्छी नहीं। अच्छी बातों में तो था कि जाति पाति नहीं थी, छुआछूत नहीं था, औरतें पर्दा नहीं करती थीं, और अजनबियों के लिए भी काफी उदारता थी, जैसे वो चाय बनवाने वाली बात। हाँ। थोड़ी मुश्किल या कहीं नकारात्मक बातें थीं कि ऊंचे वीरान इलाकों में डाकुओं का खतरा था, हथियार रखने की खुली छूट थी, और बहुत गरीब दिखने वाले भिखमंगों पर लोग शक करते थे। और हाँ, शाम को छंग पीकर लोगों का व्यवहार बदल जाता था। और डांडा थोंगला इतना खतरनाक क्यों माना जाता था? कई कारण थे। एक तो बहुत ऊंचाई, 16-17 हजार फीट, दूसरा बिल्कुल वीरान होना, तीसरा डाकुओं के लिए छिपने की बहुत अच्छी जगह थी, और चौथा हथियार रखने का कोई कानून नहीं था। ये सब मिलकर उसे खतरनाक बनाते थे। और लेखक अपने घोड़े की वजह से पीछे रह गए थे और रास्ता भी भटक गए थे, ये भी याद रखना चाहिए। हाँ, उनका घोड़ा सुस्त था, वो उसे मारना नहीं चाहते थे, इसलिए पीछे रह गए और फिर आगे जाकर गलत मोड़ ले लिया। और उनकी पहली यात्रा जो भिखमंगे के वेश में थी और दूसरी यात्रा जो भद्र यात्री के वेश में थी, उनके अनुभवों में क्या फर्क था? फर्क यही था कि पहली बार भिखमंगे के वेश में होने पर भी सुमति की जान पहचान से रहने की अच्छी जगह मिल गई, पर दूसरी बार अच्छे कपड़ों में घोड़े पर होने के बावजूद उन्हें गांव के सबसे खराब झोंपड़े में रुकना पड़ा। इससे शायद ये पता चलता है कि उस समय तिब्बत में जान पहचान या सही समय पर पहुंचना शायद वेशभूषा से ज्यादा जरूरी था। सही बात। अच्छा, तिब्बत की जमीन पर किसका कब्जा था? व्यवस्था कैसी थी? जमीन ज्यादातर जागीरों में बंटी थी, जिन पर जागीरदारों का हक था, और इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के पास था। खेती के लिए बेगार मजदूर मिल जाते थे, और मठ का जो प्रतिनिधि होता था नमसे, वो अपनी जागीर में राजा की तरह होता था। और सुमति, उनका चरित्र कैसा था? सुमति मिलनसार थे, उनकी बहुत जान पहचान थी, उनके बहुत से यजमान थे। वो गंडे बांटते थे जो कभी खत्म नहीं होते थे। उन्हें गुस्सा भी जल्दी आता था और वो जल्दी मान भी जाते थे। वो लेखक के लिए काफी मददगार रहे। हाँ, वो तो थे। और शेखर विहार में लेखक को क्या खास मिला था? वहां उन्हें बुद्ध के वचनों के अनुवाद, कंजूर की 103 हाथ से लिखी भारी भरकम पोथियां मिली थीं, जो उनके लिए ज्ञान का अनमोल खजाना थी। और आखिर में तिब्बत की वो अनोखी धूप। हाँ, बहुत तेज चुभने वाली, लेकिन सिर ढक लो तो राहत, और एक ही समय में आगे जलन और पीछे ठंडक का एहसास कराने वाली। बिल्कुल। और इन सब से ऊपर जो बात लेखक की पूरी सोच को दिखाती है कि यात्रा का असली मकसद सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं था, हाँ। बल्कि रास्ते के अनुभव सीखना, ज्ञान हासिल करना, अलग अलग संस्कृतियों को समझना था, जैसे शेखर विहार में उनका किताबों में खो जाना। ये इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये थी राहुल सांकृत्यायन की लासा की ओर यात्रा की कहानी। इसमें रोमांच भी है, मुश्किलें भी हैं, उस समय के समाज की एक सच्ची तस्वीर भी है और ज्ञान की एक अथक खोज भी है। हाँ, और ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया को सिर्फ किताबों में पढ़ने या सुनने से ज्यादा अपनी आंखों से देखना और उसे महसूस करना कितना अलग और कितना जरूरी होता है। सही कहा। आज भले ही हम घर बैठे उंगलियों पर दुनिया भर की जानकारी पा लेते हैं, हाँ। लेकिन खुद यात्रा करने का, अनजान जगहों पर जाने का, थोड़ी मुश्किलें झेलने का और अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का जो अनुभव होता है ना, उसकी जगह कोई टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती। वो अनुभव हमें अंदर से बदलता है, हमें ज्यादा समझदार, ज्यादा संवेदनशील बनाता है। बिल्कुल। उम्मीद है कि इस बातचीत से खासकर हमारे जो विद्यार्थी श्रोता हैं, उन्हें लहासा की ओर पाठ को समझने में
और इससे जुड़े सवालों के जवाब तैयार करने में मदद मिलेगी। और शायद ये कहानी हम सबको ये सोचने पर भी मजबूर करे कि आज जब यात्रा करना इतना आसान हो गया है, तो क्या हम राहुल सांकृत्यायन जैसी गहरी नज़र और सीखने की इच्छा के साथ दुनिया को देखते हैं, या सिर्फ घूमकर आ जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।